हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पे आपने लिख रखा है, हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाशिक समव्यवस्था के मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। साथ ही हम SN1 रिएक्शन के बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। तो प्रकाशिक समव्यवस्था क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी प्रकाश के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे लाइट हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, सूर्य हो सकता है। तो इस तरीके से प्रकाश का जब भी कोई स्रोत से प्रकाश आता है तो उसके जो कंपन तल होते हैं, प्रकाश के जो कंपन तल होते हैं, वो एक समान तल पर नहीं होते, ठीक है। और असमान कंपन तल वाले जो प्रकाश को हम इस चिन्ह से दर्शा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे ये जो हमने बना रखा है, ये असमान कंपन तल को दर्शाता है, जो कि किसी प्रकाश के स्रोत से हमारे तक आ रहा है। अब हम इस प्रकाश को निकल प्रिज्म में से गुजार देते हैं। निकल प्रिज्म, देखिए प्रिज्म के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है निकल प्रिज्म। इसमें से हम इस लाइट को गुजार देते हैं। जब हम इस लाइट को गुजार देते हैं तो आपको देखने में नजर आएगा कि इस प्रकाश के जो कंपन तल हैं वो सारे एक ही दिशा में अलाइन हो जा रहे हैं। देखिए, आप चित्र देख लीजिए, ये अलाइन हो जा रहे हैं। और अलाइन हो जाने पर इस टाइप के प्रकाश को बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब ये लाइट हमारे पास आ चुका है, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग सैंपल से गुजारेंगे। सैंपल का मतलब है किसी पदार्थ को हमने विलयन बना के घोल रखा है, सॉल्यूशन बना के, और अलग अलग ट्यूब्स में हमने उन पदार्थों को रख दिया है। हमने यहाँ पे 3 बार अलग अलग रखा है, क्योंकि 3 कंडीशन आपको बताने हैं। तो चलिए, पहला प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम सैंपल ए से गुजारते हैं, सैंपल ए में कोई पदार्थ घुला होगा, ठीक है। और जैसे हम सैंपल ए से गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि ये देखिए अलाइनमेंट को देखिए, ये वाला अलाइनमेंट और ये वाला अलाइनमेंट दोनों सेम ही है। मतलब अभी कहने का मतलब ये है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में सैंपल ए से गुजरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये जो सैंपल ए है इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव या प्रकाश अक्रिय। ध्यान से सुनेंगे, सैंपल, ये जो सैंपल है प्रकाश अक्रिय, ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी ये प्रकाश के प्रति कोई प्रकार से कोई घटना प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव कहेंगे। दूसरे कंडीशन आते हैं। दूसरे कंडीशन में जो प्लेन पोलराइज्ड को हम सैंपल बी से गुजारते हैं, सैंपल बी में भी कोई पदार्थ घुला होगा, ठीक है। जब हम सैंपल बी से गुजारते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्रकाश के जो तल समतल थे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, समतल थे, वो उनमें रोटेशन चालू हो गया। देखिए, यहां पर हमने 2 लाइन खींच रखे हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ये आपको पहले की स्थिति दर्शाता है, और जो ब्लू लाइन है वो गुजरने के बाद की स्थिति दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से गुजर रहा है सैंपल बी से, तो उसमें रोटेशन चालू हो गया। मतलब उसके जो ऐसे इस प्रकार से आप ले लीजिए कि ये जो प्रकाश के समतल तल हैं ये किसी दिशा में रोटेशन होने लग गए हैं, देख रहे हैं। तो यहां पर ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे पदार्थ को, ये जो सैंपल बी है, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाश सक्रिय, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बात यह आता है कि आप सैंपल सी को देखिए। सैंपल सी में भी हो रहा है, सेम चीज हो रहा है। सैंपल सी में भी सेम घटना घट रही है कि सैंपल सी भी प्रकाश को घुमा दे रहा है, या समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा दे रहा है, ठीक है। तो ये सैंपल सी जो है ये भी प्रकाश सक्रिय होगा, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। पर दोनों तो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, पर हमको ये देखना है कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो आप देखेंगे एक जो है, एक में लाइट का डायरेक्शन इधर घूम रहा है, यानी ऐसा घूम रहा है, ठीक है। और एक में जो लाइट का डायरेक्शन है वो इस तरफ घूम रहा है। देखिए, हम ऐसा देखते हैं, तो अगर वो लाइट का डायरेक्शन इधर घूम रहा है, ठीक है, तो इस पदार्थ में से गुजरने के बाद घूम रहा है, तो इस पदार्थ को हम बोलेंगे
इस पदार्थ को हम यहां पर नाम देंगे, क्या नाम देंगे कि ये ऐसा देखिए, ये इस तरफ घूम रहा है, लेफ्ट साइड में घूम रहा है, तो इसको लीवो रोटेटरी कहा जाता है। ये जो पदार्थ होगा इसकी प्रकृति हम मानेंगे कि ये प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहा है, इसको लीवो रोटेटरी लिखा जाता है। या इस पदार्थ को हम एल या माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एल या माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। एल मीन्स लेफ्ट से संबंधित है, ठीक है। अब यहां पर इस वाले में आ जाएंगे, आप सैंपल सी में आ जाएंगे तो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा था। ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाएं दिशा में घुमाते हैं उनको डेक्स्ट्रा रोटेटरी कहा जाता है। डेक्स्ट्रा रोटेटरी कहा जाता है। इनको डी या प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट कर देते हैं उनमें क्या खासियत होती है। प्रकाश सक्रिय अणु, हम यहां पे ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से अणु या पदार्थ होते हैं जो प्रकाश सक्रिय होते हैं, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि मैंने लिख रखा है कि प्रकाश सक्रिय पदार्थों के गुण कौन कौन से गुण उनमें विशेष रूप से पाया जाता है। तो पहला गुण होता है किरेलिटी, ठीक है, और दूसरा गुण होता है असममित अणु का होना। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। यहां पे फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, जिन अणुओं में ये गुण पाए जाते हैं वो प्रकाश सक्रिय होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को वो उसका घूर्णन कर सकते हैं, या तो दाएं दिशा में या तो बाएं दिशा में। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट को डील करते हैं, किरेलिटी क्या चीज होता है, ठीक है। तो किरेलिटी का मतलब समझिएगा यहां पे, जैसे कि मैंने यहां पे एक हेलो एल्केन का अणु बना रखा है, ठीक है। हेलो एल्केन क्यों है? क्योंकि इसमें हैलोजन जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन हमने जोड़ रखा है, ठीक है। तो इस अणु को देखिए, ये जो अणु हमने बनाया है इसमें इसका मतलब है, यहां पे ध्यान दीजिएगा चिन्हों का मतलब बता रहा हूं, ये जो काला चिन्ह है जो कि आप देख रहे हैं, इस तरीके का चिन्ह हाइड्रोजन मतलब सामने की तरफ है, और इस तरीके का जो चिन्ह होता है उसका मतलब वो पीछे की तरफ है, यानी ब्रोमीन पीछे बोर्ड से पीछे है और हाइड्रोजन बोर्ड से आगे है, ठीक है। ये 3D चित्र ऐसे ही बनाया जाता है। अब ये जो अणु है इसको हम दर्पण पे देखते हैं, तो जब हम इसको दर्पण पे देखते हैं तो हमको क्या नजर आता है कि ये जो आयोडीन है इधर नजर आएगा, ठीक है, क्लोरीन जहां है वहां पर रहेगा, और यहां पर अच्छा एक चीज बता देते हैं, ये जो सीधी लाइन का मतलब होता है बोर्ड पे ही है, ये आयोडीन और क्लोरीन दोनों बोर्ड पे हैं, ब्रोमीन बोर्ड से पीछे चला गया है, हाइड्रोजन उससे सामने आ गया है, तो ठीक है। जब आप इस अणु को दर्पण पे देखते हैं तो ऐसा नजर आता है। अब मान लीजिए कि ये जो अणु, ये जो चित्र है जो मिरर इमेज है, ठीक है, ये वाला जो हम बना रखे हैं ये मिरर इमेज है। अब ये जो मिरर इमेज है उसको मैं उठा के कहीं इसके ऊपर रखना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, अगर ये इमेज को निकाल के मैं इसके ऊपर रखूंगा तो फिर बिल्कुल चीजें वैसे नहीं बैठेंगी जैसे बैठना चाहिए। देखिए क्या होगा, अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर लाते हैं तो आयोडीन आके ब्रोमीन के ऊपर बैठ जाएगा और ब्रोमीन जो है वो आयोडीन के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है, यानी बिल्कुल उसके ऊपर एज इट इज नहीं बैठ पाएगा। जब इस तरीके से कोई अणु जो है नहीं बैठ पाता तो उसको हम बोलते हैं कि वो सुपर इंपोजिबल नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, सुपर इंपोजिबल नहीं है या उसका अध्यारोपण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी संरचना, ऐसी कोई भी संरचना जिसका दर्पण प्रतिबिंब उसके ऊपर अध्यारोपित या सुपर इंपोज नहीं हो सकता, उसको हम किरेल अणु कहते हैं या किरेल संरचना कहते हैं। तो यहां पर ये जो बनाया है मैंने, ठीक है, ये एक प्रकार का किरेल संरचना है, क्योंकि इसका मिरर इमेज इसके ऊपर बैठ नहीं सकता, अध्यारोपित नहीं हो सकता या सुपर इंपोजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, पहला ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा है तो वो पदार्थ प्रकाश सक्रिय होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट होता है असममित अणु। असममित अणु को समझिए, देखेंगे आप, चलिए फिर से इसी अणु में आ जाइए, चलिए ठीक है, आपको यहां पे समझा देते हैं। मिरर इमेज में आप इसको कहीं से भी ऐसा काटते हैं कि वो दो बराबर भाग में बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर आप इस तरीके से काट देते हैं तो ये आयोडीन ब्रोमीन दो अलग अलग पार्ट मिलेंगे, आप इस तरीके से काट देते हैं तो क्लोरीन हाइड्रोजन मिलेगा। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है
कि इसको काटने के लिए कोई ऐसा प्लेन नहीं है जहां से कि ये दो बराबर भाग में बढ़ जाए। ऐसा हो जाता है तो उसको हम असममित अणु कहते हैं, और असममित अणु अगर है तो वो प्रकाश सक्रिय होगा। ठीक है, परंतु प्रकाश सक्रिय होने के लिए किसी एक ही गुण को आप उत्तरदायी नहीं मान सकते, सारा कुछ गुण उस पर आना चाहिए, यानी किरेलिटी भी आनी चाहिए, असममित अणु भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हम हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो हैलो एल्केन में आपको जस्ट जान जाना है कि वो पदार्थ जो है, जो हैलो एल्केन का अणु दिया गया है, वो किरेलिटी पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, चलिए फिर से देखते हैं। यहां पर इस संरचना में आ जाइए, हैलो एल्केन की इस संरचना में आ जाइए, और आपको जानना है कि ये प्रकाश, इसमें प्रकाश सक्रिय गुण है या नहीं है। ठीक है, तो आपने वो सारा कुछ चेक कर लिया। अब इसमें आप कार्बन को देख के भी जान सकते हैं कि प्रकाश सक्रिय होगा या नहीं होगा। कैसे, देखिए आप देखेंगे कि जो कार्बन है वो चारों उसकी संयोजकताएं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग चीजों से पूरी हो रही है। देखिए उधर क्लोरीन से, इधर ब्रोमीन से, इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन। तो ऐसा कार्बन जो है किरेल कार्बन कहलाता है। मैंने यहां पे लिख दिया है, देखिए आप उसके इमेज में, कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग चीजों से पूरी होती हैं उनको हम किरेल कार्बन कहते हैं। ठीक है, और किरेल कार्बन को हम ऑस्ट्रिच लाल रंग के चिन्ह से हम वहां पे उसको दर्शा रहे हैं। तो अगर किसी हैलो एल्केन में, हैलो एल्केन या किसी भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ में अगर आपको किरेल कार्बन नजर आता है तो फिर पक्का वो पदार्थ जो है वो प्रकाश सक्रिय होगा। ठीक है, अब यहां पर हम प्रकाशिक समवायता से संबंधित अन्य चीजों को भी देखते जाते हैं। इसके बाद हम प्रकाशिक समवायता के कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर मैंने बोर्ड में बहुत सारी चीजों को लिख रखा है, तो मैं जहां पर पेन रख रहा हूं आप वहां से देखना शुरू कीजिएगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिबिंब रूप समवायवी क्या होते हैं, जिनको हम इनैसियोमर्स कहते हैं। ठीक है, इनैसियोमर्स क्या होते हैं ये समझना है। तो सबसे पहले आप ये वाले अणु को ध्यान से देखिए। ये अणु एक प्रकाश सक्रिय अणु है, क्योंकि इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों द्वारा पूरी हो रही है। तो ये जो कार्बन है वो किरेल कार्बन है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि किरेल कार्बन जो है प्रकाशिक समवायवी समवायता दर्शाते हैं। तो ये एक किरेल कार्बन है, आप देख सकते हैं किरेल कार्बन है। ये जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को बाएं ओर, लिवो रोटेटरी कहते हैं, बाएं को बाईं ओर घुमाता है। ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, ये प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब आप देखिए, दर्पण प्रतिबिंब जब आप देखेंगे तो ये ऐसा नजर आएगा, जैसे कि यहां पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में जस्ट इसके अपोजिट व्यवस्था नजर आएगी आपको। ठीक है, इसमें जो विन्यास है वो जस्ट उल्टा नजर आता है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रकाशिक समवायता के मामले में ये प्रकाश को दाईं ओर, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, ठीक है, दक्षिण घूर्णक होगा ये। तो आप देख सकते हैं कि विन्यास जस्ट अपोजिट हो जाने से प्रकाश का, समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णन करने की जो क्षमता है या उसका तरीका है वो भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये डी फॉर्म हो गया, डी को डेक्स्ट्रा रोटेटरी या प्लस से भी दर्शाते हैं। तो विन्यास बदल जाता है, तो यहां पर इसके समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुण भी बदल जाता है। अब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों आपस में कहलाएंगे प्रतिबिंब रूप समवायवी या इनैसियोमर्स। ठीक है, अब ये दो अलग अलग समवायवी हैं, लेकिन ये किस आधार पर हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के, और दोनों के प्रकाश घुमाने के गुण में जस्ट विपरीत लक्षण है। तो ये प्रकाशिक समवायवी होते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर प्रकाश का गुणन करता है, प्रकाश सक्रिय है, तो उसका पक्का जो है एक दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब रूप या उसका इनैसियोमर होता है, जो कि प्रकाश का घूर्णन जस्ट विपरीत करता है पहले वाले से। ठीक है, ये तो दर्पण प्रतिबिंब रूप समवायवी हो गई। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी रिएक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था SN1 रिएक्शन के बारे में, तो उसमें लास्ट में आप देखिएगा कि ये दोनों रूप बन जाते हैं, डी रूप और एल रूप। ठीक है, यानी दो विपरीत जो है इनैसियोमर वाली चीजों का निर्माण हो जाता है। अगर किसी रिएक्शन में, किसी सॉल्यूशन में
जो है दोनों रूप 50-50% बन जाए, ध्यान से सुनेंगे, 50-50% या इक्विमोलर कहते हैं, यानी समान जो है उसकी सांद्रता हो, तो क्या होता है कि ये दोनों के दोनों आपस में सम मात्रा में मिलने पर रेशमिक मिश्रण बना लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे, रेशमिक मिश्रण बना लेते हैं। रेशमिक मिश्रण का अर्थ क्या है? तो कोई ऐसा विलयन या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म, मतलब दक्षिण घूर्णक वाले और वाम घूर्णक वाले पदार्थ सम मात्रा में मिले हों, ठीक है, तो उस वैसे जो मिश्रण हो जाता है उसको हम रेशमिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि एक प्रकाशिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि हम रिटेंशन या धारण या अवरोधन कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चलिए समझ लेते हैं। देखिए, धारण या अवरोधन क्या चीज है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अणु बना रखा है जिसमें आप अलग अलग तरीके से विन्यास भी देख सकते हैं। ये कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग चीजों से पूरी हैं, ठीक है। इधर CH2 से, CH3 से, H से और C2H5 से। अब इस पर हम जो है मान लीजिए कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, HCl की हीट किया जा रहा है, कोई क्रिया हुई। अब क्रिया हुई तो आप ध्यान से देखेंगे जो OH है, जो हाइड्रोक्साइड है, वो हट गया है, वहां पर क्लोरीन आ गया है। HCl के प्रभाव से जो OH है वो हट गया है, वहां पर क्लोरीन आ गया है। अब ये जो जहां से शुरू हुआ था और जहां पे खत्म हुआ है उन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ये जो किरेल कार्बन है, ये जो किरेल कार्बन हम बना रहे हैं यहां पर, इस किरेल कार्बन की जो चारों तरफ की व्यवस्था है, मतलब यहां से इधर के बॉन्ड, इधर के बॉन्ड, इधर के बॉन्ड, इधर के बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन आया है तो वो पीछे आया है, मतलब यहां पर सेंटर से इतने एरिया तक में कोई भी परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा यहां से, ठीक है। जो भी परिवर्तन आया है वो OH हट के Cl लगा है, यानी जो किरेल कार्बन है उसके चारों साइड की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो याद रखिए, जब कोई रिएक्शन होता है, जब कोई प्रकाशिक समावयवी के मामले में जब हमको रिएक्शन देखते हैं और वहां रिएक्शन होने के बाद जो किरेल कार्बन है उसके चारों तरफ की व्यवस्था में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नजर नहीं आता, तो ये कंडीशन जो है रिटेंशन या धारण या अवरोधन कहलाती है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है प्रतिलोमन। धारण या अवरोधन के जस्ट उल्टा में आपको देखने को मिलेगा प्रतिलोमन। प्रतिलोमन में क्या होता है कि कोई रिएक्शन होने के बाद विन्यास बदल जाता है, यानी जो किरेल कार्बन है उसके चारों साइड की व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। चलिए देखते हैं, आप ये वाले अणु को ध्यान से देखिए। इस अणु में यहां पर जो है ब्रोमीन का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है। देखिए यहां से ये मैं खड़ा हो जाता हूं, ब्रोमीन राइट साइड में है। अब OH- जो है इस पर अटैक करता है। OH- जब इस पर अटैक करता है तो आप देखेंगे कि बनने वाले उत्पाद में जो OH अटैच होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, अगर आप किरेल कार्बन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें ब्रोमीन जो है उसकी व्यवस्था अलग थी और OH की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। यहां पे दोनों किरेल कार्बन को मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहां पर इस वाले जो अणु की जो भी उनका जो गुण था होगा वो सारा का सारा गुण पलट जाता है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में विन्यास हो जाता है। पहले ब्रोमीन इधर राइट में था, अब जो है OH जो आ रहा है वो लेफ्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से जब प्रकाशिक समावयवी वाले चीजों में इस प्रकार की क्रिया हो जिससे कि उनका विन्यास बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो इसको हम इन्वर्जन या प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं SN2 द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, या जिसको हम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने SN1 पढ़ाया है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। SN1 जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था उसके बारे में मैंने डिटेल बताया है। अगर वो आप देख लेते हैं तो ये आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसको बाइमॉलिक्यूलर कह रहे हैं, हम ध्यान देंगे इसमें बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं। तो बाइमॉलिक्यूलर इसलिए कह रहे हैं, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये जो रिएक्शन दिख रहा है ये देखिए, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। आप पिछला वीडियो देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। ये एल्किल हैलाइड है, इसमें ये जो है OH एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, जो कि इस पर अटैक करता है। तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट ये होता है कि R के साथ OH अटैच हो जाता है और X जो है वो बाहर निकल जाता है। अब बात आती है कि इसको हम बाइमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं।
तो बायोमॉलिक्यूलर कहने के पीछे हमको इसके केमिकल काइनेटिक्स में जाना होगा और जो रासायनिक बल गतिकी होता है वहां से हम इसको समझ पाएंगे कि इसको द्विआण्विक क्यों कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की रिएक्शन जब होती है SN2, तब उस समय जो अभिक्रिया की दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वह एल्किल हैलाइड जो आपने लिया है और साथ में जो आपने हाइड्रोक्साइड ग्रुप लिया है, उन दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। देखिए, एक अणु RH हो गया, एक अणु OH हो गया, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करने के कारण हम इसको बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जबकि यूनिमॉलिक्यूलर में वो सिर्फ RH पर निर्भर करता था। तो ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं इसका त्रिविम में, इसका 3D में इसका जब रिएक्शन होता है तो उसमें किस प्रकार का ये रिएक्शन होता है। तो देखिए क्या होता है कि यहां पर हमने RH की जगह ये देखिए ये ले लिया है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है, ये जो है CH3Cl है जो कि मेथिल क्लोराइड कहला रहा है, इसको हमने 3D में बताया है। ये देखिए जो ब्लैक चिन्ह होते हैं, जो इस तरीके से गाढ़े चिन्ह बने होते हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर की तरफ है, और ये जो पीछे जो डैश लाइन होते हैं वो लाइन का मतलब हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे की तरफ है। 3D चित्र है ये। ठीक है, अब आपको यहाँ बहुत ध्यान से देखना है कि क्लोरीन जो है अभी राइट साइड में अटैच है कार्बन से। ये जो है मान लेते हैं किरेल कार्बन है, ये कार्बन से राइट साइड में क्लोरीन अटैच है। ठीक है, अब जब OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जब इस पर अटैक करता है तो देखेंगे ये अटैक करते समय जैसे ही अटैक करेगा यहां पर एक संक्रमण स्थिति तैयार हो जाती है। संक्रमण स्थिति का मतलब है कि क्लोरीन अलग हुआ ही नहीं होता और OH भी आके जुड़ जाता है, यानी कार्बन की संयोजकता आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 नजर आएगी, 1 2 3 4 5, जबकि कार्बन की संयोजकता सिर्फ 4 होती है। और ये जो संक्रमण अवस्था है ये बहुत हाई एनर्जी वाला होता है। ठीक है, ध्यान देंगे किसी भी रिएक्शन में जो संक्रमण अवस्था होती है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ऊर्जा बहुत अधिक होने का मतलब है कि वो अस्थायी होता है। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी स्थायी रूप में बदलना चाहता है। अब देखिए इसका अगला क्या होता है, अगले में ये होता है कि क्लोरीन जो है वो हट जाता है। देखिए आप, क्लोरीन जो है क्लोराइड के रूप में हट जाता है और OH जो है उसमें जाकर अटैच हो जाता है। अब हमको करना यह है कि हम ये वाला जो उत्पाद बना है और जहां से हम अभिकारक से शुरू किए थे, ये वाला, ये देखिए ध्यान देंगे, ये वाले को देखिए और ये वाले को देखिए। इसमें क्लोरीन का डायरेक्शन जो है राइट साइड में है, जबकि इसमें जुड़ने वाले OH का डायरेक्शन जो है लेफ्ट साइड में है। यानी जो उत्पाद बना है वो अभिकारक से विन्यास के मामले में बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर विन्यास के मामले में बिल्कुल उल्टा हो जाए उत्पाद बनने वाला तो इसको हम विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, जिसको कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन हो जाता है। ठीक है ना, विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये SN2 रिएक्शन इस प्रकार से ही आगे प्रोसीड होता है। इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारे और भी पॉइंट्स मिलते जाएंगे और बहुत सारे उदाहरण भी मिलते जाएंगे। फिलहाल हमने ये सरल सा उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किया है।